तो दोस्तों 16वां फाइनेंस कमीशन आ चुका है ना। 16वें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट पब्लिश हो गई है। इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको ना इसके बारे में इंपॉर्टेंट 10 पॉइंट्स बता देता हूँ। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मेंस में जो कुछ ऐसी चीजें लिख सकते हैं, सोशियोलॉजी अगर आपके पास ऑप्शनल है, मैं सोशियोलॉजी पढ़ाता हूँ तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, कुछ कुछ ऐसे थिंकर्स के नाम देख लेते हैं जो कि लगेगा हाँ भाई ये तो बहुत बढ़िया अप्लाई हो रहे हैं, अगर मैं अपने नोट्स में डाल लूँ तो कहीं ना पर्टिकुलरली वो एप्लीकेशन इंप्रूव हो जाती है ना। तो समझ के देखना। पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 10 पॉइंट्स फाइनेंस कमीशन के, बढ़िया वाले 10 पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, मेंस पे सवाल पूछे जाते हैं बार बार। तो पहली बात तो ये, जैसे ना जो अब पैसा कमाता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट, दो हमारे पास सरकार है, सेंट्रल सरकार और स्टेट सरकार। स्टेट सरकार मान लो कि जैसे अब जीएसटी अदा करते हो, जीएसटी अदा किया, उसमें एक हिस्सा चला गया सेंटर के पास, एक हिस्सा चला गया स्टेट के पास, है ना, वो स्टेट का है। सेंटर के पास जो हिस्सा गया, ऐसे और भी बहुत तरह से चीजें आती है, इनकम टैक्स ये वो एक्सेट्रा, है ना। जो जो सेंटर बहुत सारा पैसा कमा रहा है, सेंटर अब वो पैसा डिवाइड करता है, कुछ अपने पास रखेगा, है ना, कुछ अपने पास रखेगा, कुछ बांट देगा स्टेट्स में, है ना। ये कितना कितना जाएगा, कितना कितना, उसको एक पर्टिकुलर चीज को एक तरह से हमें जो कोई कुछ की रिक्वायरमेंट सेंटर की क्या है, स्टेट्स की क्या है, फर्दर कौन सी स्टेट को कितना कितना, पंजाब को कितना, हरियाणा को कितना, हिमाचल को कितना, अरुणाचल को, है ना। वेरियस स्टेट्स में मान लो कि टोटल अगर सेंटर ने 100 रुपए कमाए, उसमें से 59 रख लिए खुद के लिए, 41 दे दिए स्टेट्स को। 41 स्टेट्स में अब जो 41 जो रुपीज स्टेट्स के पास गए, कितने कितने, 2 रुपए मिलेंगे मान लो पंजाब को, 1.25 रुपए मिलेगा लेट्स से हरियाणा को, किसको ज्यादा किसको कम, किस बेसिस पे मिलेगा। तो ये फाइनेंस कमीशन हमें बता देता है ना, ये फाइनेंस कमीशन का रोल है। तो अब इसीलिए यहाँ पर जो 10 बड़ी रिकमेंडेशंस हैं एक बार जान लो, है ना, फाइनेंस कमीशन की। इंपॉर्टेंट होता है, मेंस में बहुत बार पूछा जाता है, प्री में पूछा जाता है, समझ लोगे एक बार, समझ लोगे हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी, है ना। पहला तो है ना कि जो जो स्टेट का जो शेयर है यूनियन के टैक्सेस का, सेंटर जो पैसे कमा रहा है 41% ही रखा। जो 5-5 साल के लिए आता है फाइनेंस कमीशन, पिछले बार ने भी 41 रखा था, इस बार भी 41 ही रखा कि जो भी सेंटर कमाएगा उसका 41%, है ना। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल पूल, कि जो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता हो, डिस्ट्रीब्यूटेबल पूल, कि कई कई चीजें ऐसी होती हैं जो सेंटर कहता है कि नहीं ये शेयर नहीं होंगी, हाँ वो बहुत कम होती हैं लेकिन होती हैं। बाकी वास्ट मेजॉरिटी जो पैसा सेंटर कमाता है किसी भी तरह से, वो शेयर होता है, कुछ सेंटर अपने पास रखेगा, कुछ स्टेट्स को दे देगा, ठीक है। तो जो भी सेंटर कमा रहा है डिस्ट्रीब्यूटेबल पूल का 41% जाएगा स्टेट्स के पास। स्टेट्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा मैं आपको बताऊंगा अभी। ओके, देन जो कह रहे हैं कि जो टैक्स डेवोल्यूशन है कि कितना पैसा गया, कितना आया, कहाँ से, सब कुछ पूरा वो सीएजी सर्टिफाइड होना चाहिए। ये बड़ी एक डेवलपमेंट है कि सरकार ओवरऑल ही ब्रॉडली पहले बता देती है कि एस्टिमेट्स ये वो सीएजी सर्टिफिकेशन के साथ ही होगा, ताकि विश्वास बढ़े, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सरकार के आंकड़ों में, सरकार के डेटा पे ऑडिटिंग के बाद ही सर्टिफाइड जो नेट प्रोसीड्स हैं वही उसी के बारे में बात होगी। अदरवाइज सरकार बहुत सारी बात बहुत कुछ कह देती ही लेकिन वो होता नहीं था। अब जो कह रहे हैं कि ना जो स्टेट का जो शेयर है वो नीड और परफॉर्मेंस दोनों पर है। अदरवाइज एक मान के चलो कि अगर कोई स्टेट बढ़िया काम कर रही है, जैसे मान लो महाराष्ट्र, कर्नाटका, है ना, बहुत, तमिलनाडु इंडस्ट्रियली ना बहुत बढ़िया काम करते हैं, तो अब वो ज़्यादा पैसे कमाएंगे। लेकिन अब ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जहां पर इतना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, इतनी इंडस्ट्री नहीं है ना। तो वहां पर अब हमें, लेकिन हमारे नागरिक तो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे देश का पार्ट होने से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन नागरिकों को ध्यान रखें। तो वहां पर पैसा चला जाता था ऐसे स्टेट्स में जो कि परफॉर्म नहीं कर रही है इंडस्ट्रियली या फिर इतना टैक्स नहीं कमा रही है। तो इससे ना क्या होता था कि ना कि काफ़ी मलाल पैदा होता था कि अरे ये क्या हो रहा है कि हमारा, जैसे मुंबई इतना पैसा कमा रहा है, मुंबई के पास खुद बहुत कम पैसा आता है लगने के लिए, और चाहे मुंबई की जो हमारी म्यूनसिपैलिटी बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा रिच, जो इंडिया की रिचेस्ट वो लोकल बॉडी है, लेकिन तब भी हमें लगता है अरे ये क्या हो रहा है, इतना मुंबई पैसा जनरेट करता है, इतना टैक्स भरते हैं लोग, लेकिन मुंबई के पास पैसा नहीं आ रहा, कहीं और जा रहा है ना। कि वो क्यों लग रहा है लेट्स से मध्य प्रदेश पे या फिर पंजाब पे या फिर बिहार पे, है ना, क्यों लग रहा है, तो ये मलाल हो सकता है। तो इसलिए बोला कि ना परफॉर्मेंस को भी रिवॉर्ड करते हैं कि बढ़िया काम कर रहा है कोई, किसी ने किसी मायने में बढ़िया काम किया उसको रिवॉर्ड करो। तो नीड, है ना, नीड तो है ही है कि अगर मेरे यहाँ पे नागरिक हैं, है ना, लेकिन वो इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, उनको पालना तो है ना भाई, हमें उनको खाना तो खिलाना ही है, उनकी सुरक्षा करनी है, उनको बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, बसें चलानी है, ट्रेन चलानी है। तो नीड तो है ही है, नीड तो इंपॉर्टेंट रहेगी रहेगी। ये हमारा एक अग्रीमेंट है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर हम एक देश का पार्ट हैं तो कोई ज़्यादा कमाएगा कोई कम कमाएगा, हम आपस में बांट के खाएंगे, है ना। लेकिन परफॉर्मेंस को भी रिवॉर्ड की बात हुई है। अब गैप फिलिंग ग्रांट्स ना बंद हो गई है कि ना कि अगर रेवेन्यू डेफिसिट, मतलब जो रेवेन्यू डेफिसिट मतलब शॉर्ट टर्म, है ना, जो कि शॉर्ट टर्म वाला सरकार का जो खर्चा है 1 साल से कम वाला, तो
अगर एक साल में जो पैसा कमाया आपने, जैसे बहुत से पैसा होता है जैसे टैक्सेस वगैरह होते हैं, वो एक साल के कुछ सामान बेचती है सरकार, कुछ एसेट बनाती है, वो लॉन्ग टर्म होता है ना। तो शॉर्ट टर्म वाला जितना सरकार पैसा कमा रही है, टैक्सेस से कमा रही है, कैसे भी कमा रही है, तो कोई फाइन वगैरह कुछ लगा के, तो अगर उसमें घाटा है तो उसके लिए भी फाइनेंस कमीशन देता था कि भाई आपको लोगों को सैलरी तो देनी है, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, फाइनेंस कमीशन कुछ ना कुछ ग्रांट्स देता था। वो हटा दिया कि नहीं, आपको अपनी जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स के जितना तो पैसा कमाना ही पड़ेगा। तो वो ग्रांट जो थी ना, वो वाली कि जो गैप फिलिंग ग्रांट, वो बंद हो गई। अब जो बड़ी बात है कि ना, कि जो 5 ईयर ग्रांट्स हैं लोकल गवर्नमेंट को, वो मतलब बढ़ा दी गई हैं, ऑलमोस्ट डबल कर दी हैं। अब ना फाइनेंस कमीशन है जो स्टेट्स को ये भी बताता है कि ना, स्टेट्स जैसे एक सेंटर से पैसा आएगा किसी स्टेट को, स्टेट से आगे जाएगा लोकल बॉडी को, है ना। अब ना स्टेट ने रिलीज नहीं करती थी, सेंटर ने पैसा दे दिया स्टेट को, स्टेट ने आगे रिलीज नहीं किया लोकल बॉडी के। वहां पे कूड़ा कचरा फैला हुआ है, वेस्ट मैनेज नहीं हो रहा, सड़कें भरी हुई हैं पानी से, नालियां बह रही हैं, है ना, बहुत कुछ हो रहा है। लोकल मतलब आप और मैं तो, हम तो एक शहर में कहीं किसी जगह पे रहते हैं ना, सेंटर में या स्टेट में नहीं रहते, हम तो एक शहर में या किसी गांव में कहीं रहते हैं ना। तो इसीलिए अब लोकल बॉडीज जब तक बढ़िया काम नहीं करेंगी तो मुझे कैसे बढ़िया सुविधा मिलेगी। तो यहाँ पे अब कर दिया है कि अगर आप यहाँ पर जो भी पैसा सेंटर ने आपको दिया स्टेट को लोकल बॉडीज के लिए नहीं दोगे तो पेनल्टी। पेनल्टी कैसे कि आपको इंटरेस्ट चुका कर देना होगा, जितना देरी से करोगे। आपके ब्यूरोक्रेट्स अगर ढीला काम कर रहे हैं, नहीं दे रहे म्यूनसिपैलिटीज को आगे पैसा, लोकल बॉडीज को, इंटरेस्ट चुकाओ, इंटरेस्ट चुकाओ, तो इसलिए स्पीड आएगी, जल्दी काम करेंगे। ओके, लोकल बॉडी ग्रांट्स को भी बेसिक एंड परफॉर्मेंस से लिंक कर दिया। बेसिक में भी आगे 2 पार्ट्स होते हैं, टाइड एंड अनटाइड। जो टाइड है आधा आधा ही होता है, 40-40% है। मतलब टाइड तो ऐसा है कि ना, कि आपने अगर जो कुछ स्पेसिफिक तरह के बढ़िया काम किए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह किया, शहर अपना साफ सुथरा बनाया, तो मिल जाएगा। अनटाइड तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना, कि लोगों की सैलरीज ये वो एक्सेट्रा जाएंगी जाएंगी। तो टाइड, अनटाइड एंड परफॉर्मेंस लिंक भी, जो बढ़िया काम करता रहेगा वो वाली म्यूनसिपैलिटी और या फिर लोकल बॉडी और पैसा कमाती रहेगी, मतलब लेती रहेगी फाइनेंस कमीशन को और पैसा देगा सेंटर का स्टेट को, स्टेट जाता है आगे लोकल बॉडीज। ओके, जो वाटर सैनिटेशन सॉलिड वेस्ट, ये इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फोकस है, क्योंकि हमारे शहर गंदे पड़े हैं, बहुत ही ज्यादा गंदे पड़े हैं। पानी जब डिजास्टर वगैरह भी आता है, नेक्स्ट पॉइंट है, डिजास्टर भी आता है, पानी बह रहा होता है, जो नालियां जाम रहती हैं, चलता नहीं है कुछ, है ना। दुनिया भर में डिजास्टर आते हैं, ऐसा नहीं है भारत में ज्यादा आते हैं, लेकिन भारत ज्यादा उससे परेशान रहता है। तो इसीलिए फाइनली लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स हैव बीन गिवन टू जो हमारे जो वाटर सैनिटेशन सॉलिड वेस्ट। अब अर्बनाइजेशन और जो वेस्ट वाटर सिस्टम पे ज्यादा बात की गई है, क्योंकि बता रहा हूँ ना, ये इश्यूज हैं, लोग इससे परेशान हैं, लोग इससे परेशान है, समाज परेशान है, तो बात होगी, इसके लिए एक्स्ट्रा फंड्स दिए जा रहे हैं। अब यहां पर टाइमली ट्रांसफर के लिए स्टेट्स पर दबाव बनाया गया कि नहीं दोगे अगर आगे म्यूनसिपैलिटीज को पैसा, तो आप पे लगेगा इंटरेस्ट। एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स इंपॉर्टेंट चीज करता है फाइनेंस कमीशन, डिजास्टर के लिए भी पैसा ट्रांसफर करने के लिए सेंटर को कहता है। तो मिटिगेशन फंड बनाओ कि किस तरह से डिजास्टर्स हो ही ना, ऐसा क्या हम करें काम, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, कुछ फोर्सेस बनाएं, डिजास्टर्स हो ही ना। एंड जो डेटा रिपोर्टिंग कि कितना बढ़िया तरह से आप इसको मैनेज कर पाते हो, है ना। जो अगर डिजास्टर नहीं होगा उसके लिए हमें बहुत सारे डेटा पॉइंट्स चाहिए कि क्या हम चीजें करें कि डिजास्टर को रोका जा सके, है ना। कि अगर लेट्स से झुग्गी झोंपड़ियां हैं कच्ची हमारी, जो साइक्लोन से टूट सकती हैं, डेटा होगा तो हम उस पर काम कर लेंगे, बेटर इंप्रूव कर देंगे, है ना। तो इसीलिए बहुत सारी चीजों से लिंक करने की कोशिश है। एक जो ओवरऑल थीम दिखती है वो फिर से दिखती है कि जो साधारण आम इंसान जी रहा है जिंदगी, उसकी जिंदगी बेहतर बनाए। अब सेंटर पैसा कमाएगा, स्टेट तक पहुंचेगा, स्टेट से आगे पहुंचेगा लोकल बॉडीज पर, तो वो पूरे सिस्टम को रॉबस्ट बनाने का यहाँ पे काम दिखता है ना। फाइनेंस कमीशन चल रहा है, इसका सोशोलॉजिकल इंपैक्ट समझाया था, मेंस में बहुत काम आएगा। प्रीवियसली ये फाइनेंस कमीशन से मैंने कटआउट लिया, जो प्रीवियसली जो हमारे फाइनेंस कमीशन थे उन्होंने वेरियस पैरामीटर्स पे, ये आपको ना प्रीलिम्स में काम आएगा, प्रीलिम्स में चीजें पूछी जाती हैं कि इंडेक्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कभी था सर, बहुत पहले जो 11वां फाइनेंस कमीशन आया होगा, कभी आज से 25-30 साल पहले, तब था, है ना। इंडेक्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है तो और पैसा ले लो, क्योंकि कोई भी चीज होती है, आपके यहाँ पर फॉरेस्ट है अगर, है ना, यहाँ पे देखना आपको फॉरेस्ट दिखता है कि फॉरेस्ट इकोलॉजी, है ना, उसके लिए पहले पैसा नहीं दिया जाता था, अभी देना शुरू हो गए हैं, इस बार भी है, जो हमारा 16th फाइनेंस कमीशन है वहां पर भी है। तो फॉरेस्ट पता क्या होता है, अगर मेरे पास फॉरेस्ट है ना, तो मतलब मैंने एक चॉइस की है एज अ स्टेट, मैंने एक चॉइस मेक की है कि मैं फॉरेस्ट लगाना चाहता हूँ, है ना, फॉरेस्ट लगाना चाहता हूँ, मैंने इंडस्ट्रीज नहीं लगाई यहाँ पे, या फिर मैंने कोई और यहाँ पे कोई काम धाम शुरू नहीं किया, तो
उसके लिए ना मुझे प्लीज मुझे आप पीनलाइज मत करना मेरे पे। आप ऐसा नहीं ना कि मैंने फॉरेस्ट नहीं काटा तो मेरे पास इंडस्ट्रीज नहीं आई तो मैं पैसे कैसे कमाऊंगा। तो कोई और जिसने फॉरेस्ट काटा है ना, तो प्लीज पे मी, है ना। मैं देश के लिए हेल्प कर रहा हूं बाय कीपिंग फॉरेस्ट्स, बाय हेल्पिंग द इकोलॉजी। जैसे अरुणाचल है, जैसे मध्य प्रदेश है, बहुत सारा फॉरेस्ट हमारे देश का संजोए हुए हैं, है ना। अब वो काट दें फॉरेस्ट, वो बोले हम तो यहाँ लगा रहे हैं फैक्ट्रियाँ, आ जाओ भाई जापान यूएसए वगैरह की फैक्ट्रियाँ आ जाओ। लेकिन हमारे जो प्रोजेक्ट चीता चल रहा है, प्रोजेक्ट टाइगर चलता है, कितना कुछ चलता है, क्या होगा उसका, है ना। तो इसीलिए हमें नेचर के साथ चलना है। तो इसीलिए ये इनको फॉरेस्ट रखना महंगा ना पड़े, फॉरेस्ट रखने की ये कहीं खमियाजा ना भुगतें। इसीलिए हम एक आपस में मिलकर ना हम एक वादा करते हैं कि चलो आप फॉरेस्ट रखो, कहीं कहीं और फैक्ट्रीज लगी हैं, वी विल कॉम्पनसेट यू फॉर द फॉरेस्ट, है ना। आप फॉरेस्ट संभाल के रखो, हमारे देश के लिए, हमारे जीवन के लिए जरूरी है। तो इसलिए फॉरेस्ट को डाला जाता है कि फॉरेस्ट ने एक पेनल्टी ना बन जाए, एंड पेनल्टी ना बन जाए रादर देश ने पेरिस एग्रीमेंट ये वो कितना कुछ कहा है हमने कि हम ओवरऑल अपने कार्बन को रिड्यूस करेंगे। तो कैसे रिड्यूस होगा, कहीं ना कहीं कुछ पौधे लगेंगे, कुछ हमारी एमिशन कम होंगी, बात लगे पौधे वगैरह लगेंगे, कुछ लगेंगे। तो पौधे लगाना एक चॉइस है ना, तो उसके लिए हमें खमियाजा नहीं भुगतना चाहिए। तो इसीलिए ओवरऑल फॉरेस्ट को यहाँ पर रिकग्नाइज किया जाता है। तो एक और चीज आपको समझाता हूँ यहाँ पर, पॉपुलेशन तो के हिसाब से पैसा मिलता है। ऐसे तो बड़ा इंसेंटिव मिल रहा है सर ये तो, कि बढ़ाओ पॉपुलेशन और पैसा ले लो सेंटर से, और बढ़ाओ पॉपुलेशन और पैसा। नहीं 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 सर, ये उल्टा काम करता है। पॉपुलेशन है मेरे पास तो मुझे उसको संभालना पड़ेगा, मुझे उसको पेट भरना है, एजुकेशन जो भी करना है, मुझे पैसा मिलना चाहिए। लेकिन सर पॉपुलेशन ना 2011 की रोक दी गई है। 2011 मान लो उस वक्त मेरी यहाँ की आबादी थी 10 करोड़, है ना, मेरे स्टेट की आबादी 10 करोड़ थी। मैंने कोई कंट्रोल नहीं लगाया पॉपुलेशन पे, बढ़ गई, अब वो हो गई है 15 करोड़ हो गई है, तो मुझे नुकसान हो रहा है क्योंकि मुझे पैसा आएगा 10 करोड़ के हिसाब से। गेटिंग इट? 2011 पे रोक दिए। तो इस तरह से ये डी इंसेंटिवाइज करता है पॉपुलेशन बढ़ाने को, कि पॉपुलेशन स्टेबलाइज करो, स्टेबलाइज, कि 2011 के हिसाब से पैसा आ रहा है, डू नॉट लेट इट इंक्रीज, है ना। तो इसीलिए जो स्टेट्स जिन्होंने पॉपुलेशन स्टेबलाइज की है उनको पेनल्टी नहीं लगती, वो रादर इंसेंटिवाइज होती हैं कि ओके हमने पॉपुलेशन रोक देते हैं अपनी क्योंकि 2011 के हिसाब से पैसा आएगा, है ना। बढ़िया दिमाग लगाते हैं लोग यार, मजा आता है सब चीजें जान के। ओके, तो इसीलिए जो इस बार वाला है फाइनेंस कमीशन जो हमारा 16 वाला, पॉपुलेशन को 17% है ना 2011 का रोक दिया गया है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस की, आपकी डेमोग्राफी की, यूथ की परफॉर्मेंस ओवरऑल किस तरह से, वेरियस पैरामीटर्स है ना, कि अगर डेमोग्राफी आपकी बढ़िया है कि देश में कंट्रीब्यूट करेगी, कंट्रीब्यूशन जीडीपी दोनों तरफ से हेल्प होने वाली है यहाँ पर, कि खुद की भी हेल्प है और ओवरऑल कंट्रीब्यूशन जीडीपी थ्रू टैक्सेस एंड ऑल। पहले टैक्सेस के नाम पे पैसा मिलता है, मैं आपको दिखाता हूँ। जो टैक्स फिस्कल वाला वो उसके नाम पे पहले 2.5% था लास्ट ईयर वाला 15वें में, है ना, कि आपने बढ़िया तरह से टैक्स कलेक्ट किया, अच्छा आपका है रिपोर्ट वगैरह कि टैक्स कलेक्शन एफिशिएंट है, आपकी टैक्स कलेक्शन अच्छी खासी है, ज़्यादा लोग टैक्स पे करते हैं, तो उसको रिवॉर्ड करते थे। अभी हमने इसको कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी में चेंज कर दिया थोड़ा सा, ओके, है ना। इसके लिए सेपरेट एक क्लास है कि डिटेल फाइनेंस कमीशन। मैं थोड़ा सा ना चाहता हूँ कि ना थोड़ा मेंस के पर्सपेक्टिव से, थोड़ा सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जान लें, ओके, है ना, क्योंकि उस पर इतना डेटा नहीं आता। अब जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, अब मेरे जैसे मान लो स्टेट पंजाब है, कुछ तो जो ओवरऑल प्रोड्यूस करती है उसको जीडीपी नहीं कहते, उसको जीएसडीपी कहते हैं, कि जीडीपी मतलब उसमें बीच में स्टेट घुसेड़ दो, है ना, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। वो अब मेरे देश की कुछ एवरेज, एक जो मेरी इनकम होगी ना, जैसे देश की जो एवरेज है, जो एक एवरेज एक जीडीपी आ रही है, उससे मैं अगर बहुत नीचे हूं देश की उससे, तो मुझे थोड़ा ज्यादा सपोर्ट चाहिए ना सर, मैं गरीब एक स्टेट हूं, मुझे ज्यादा सपोर्ट चाहिए। तो इसीलिए उसके हिसाब से अगर मैं सर इसके ऊपर हूं तो मुझे अकॉर्डिंगली कम पैसा मिलता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आई एम डूइंग वेल, है ना। जो परिवार में आप इमेजिन करो, जो बच्चा ऑलरेडी ठीक ठाक कमा रहा होता है, पापा मम्मी उसको कम पैसे देना चाहेंगे ना, कि भाई तू ठीक ठाक कर रहा है ना। मान लो कि पापा मम्मी सब बच्चों से बराबर प्यार करते हैं ना, बराबर प्यार करेंगे तो समझ के देखना। तो जो ठीक ठाक कर रहे हैं तो रादर वो कंट्रीब्यूट करने के लिए कहेंगे, भाई तो कंट्रीब्यूट कर, कि अभी तेरा छोटा भाई छोटी बहन अभी पैसे नहीं कमा पाते, है ना, अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, अभी सीख रहे हैं, है ना, जैसे भी इनको डेवलप भी तो करना है, इन पे पैसा लगाना चाहिए, तो इसलिए पापा मम्मी पैसे उनको दे देंगे। तो सेम चीज होती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है, किस तरह से करनी है उसका फॉर्मूला निकाला जाता है आपस में। लेकिन जो स्टेट्स भिड़ जाती हैं कि अरे हम इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमें और पैसा चाहिए, वो, है ना, तो सेंटर थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाता है कि नहीं नहीं, कि हमने सोशल जस्टिस को भी तो मेंटेन रखना है ना, सोशल जस्टिस की थोड़ी सी हमारी इक्विटी भी तो मेंटेन रहे, कि भारत में अगर आप किसी बढ़िया स्टेट में पैदा हो गए तो ये वरदान ना हो, ऐसा नहीं है कि वरदान कहलाएगा और कहीं बेकार में जब पैदा हो गए तो आपको अभिशाप कहलाएगा। हम सब भारतीय हैं, तो हमें पूरे भारत को एक अच्छे लेवल पर डेवलप करना है, इसलिए रीडिस्ट्रीब्यूशन होते रहते हैं। दिस इज अबाउट रीडिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज अबाउट सोशल जस्टिस एंड इक्विटी, है ना। ओके,
एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा मैनेज करने के लिए जितना ज़्यादा एरिया उतने ज़्यादा आपको फंड्स मिलने चाहिए, क्योंकि उसको जो मैनेज करना है। फॉरेस्ट रखना हमारे को कहीं अभिशाप ना बन जाए, तो फॉरेस्ट रखो, आई विल रिवॉर्ड यू, है ना। तो उसके लिए भी यहाँ पर जो फॉरेस्ट को भी रिवॉर्ड किया गया है। ओके, तो प्रीवियस जो 16th फाइनेंस कमीशन और 15th मैंने एक ही पेज पे लगा दिए। पॉपुलेशन पहले भी था, है ना, अभी भी है। एंड जैसे डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस पहले भी थी, अब भी है ना। बदलाव क्योंकि ऐसे कुछ दिखता नहीं है ना, इसलिए, क्योंकि जो यूपीएससी प्री में सवाल पूछ लेता है। एरिया पहले भी था, एरिया का जो परसेंटेज ऊपर नीचे हो गया ना, 10 हो गया, पहले 15 था। फॉरेस्ट पहले 10 था, अभी फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, है ना, 10। देन जीएसडीपी का डिस्टेंस यहाँ पर दिखता है हमें, इनकम डिस्टेंस था पहले 45, 42.5, माइनस का फर्क। प्री में सवाल पूछे जाते हैं, जब जिस साल फाइनेंस कमीशन वगैरह आता है उस साल सवाल पूछते हैं कि पहले कितना था अब कितना। क्या कभी जैसे सवाल पूछ ले कि क्या कभी इंडेक्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कभी पैरामीटर रहा है, कभी क्राइटेरिया रहा है? आप कहोगे सर पढ़ा तो है नहीं कभी। अरे लगा हुआ फाइनेंस कमीशन से, मैंने स्क्रीनशॉट लिया ये, है ना सर, था कभी सर 11वें फाइनेंस कमीशन में, उसके बाद से हटा दिया गया, कभी नहीं आया, अभी भी इस बार भी नहीं है। ओके, है ना। एंड देन कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी, है ना, एंड ओवरऑल टैक्स एफर्ट इसको बोल देते हैं। तो परिभाषा चेंज हो गई है। तो अकॉर्डिंगली ब्रॉडर आइडिया इज सेम। टोटल जो सेंटर कमाएगा उसका 41% शेयर करना है। उसके बाद स्टेट्स में कैसे डिवाइड होगा, इस फॉर्मूला के हिसाब से होगा, जिसका ज़्यादा बड़ा एरिया, ज़्यादा फॉरेस्ट, है ना, उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगी। पूरी लिस्ट दी है फाइनेंस कमीशन में कि किस स्टेट को कितना परसेंट क्या क्या जाएगा उनके हिसाब से, है ना। तो ये रिकमेंडेशन है, इसके ऊपर भी जा सकते हो आप। इसके बियॉन्ड सेंटर और भी बहुत सारी एड्स देता है ना, बहुत सारी स्कीम चलाता है, बहुत सारी स्कीम सेंटर चलाता है, वो इसमें शामिल नहीं होती। ये तो है कि ट्रांसफर करना है, आपने 100 रुपये कमाए थे, 41 तो स्ट्रेट अवे ट्रांसफर कर दो सॉरी 41 स्ट्रेट अवे ट्रांसफर कर दो। कौन सी स्टेट को कितना दोगे ये फॉर्मूला लगाकर निकाल लेना, है ना। ये सिंपल फॉर्मूला होता है फाइनेंस कमीशन का। इस पर सवाल आते हैं। अब ना मैं आपको क्विक इसका एक मेंस के और सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ, आपकी रिवीजन हो जाएगी अगर कि समझ लो क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे कहाँ आ सकती हैं। पहला है रिकमेंडेशन में बोली कि स्टेट के शेयर को 41% रखा। इसका सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया निकल के आ सकते हैं कि ना, जो टीएच मार्शल हमें कहते हैं कि भाई नागरिक होना तो कहीं भी हूँ, मैं देश का नागरिक हूँ, मेरे को अच्छी बढ़िया बुरी स्टेट ऐसे कुछ होना नहीं चाहिए कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए वेलफेयर तो मुझे मिलना ही चाहिए ना, और कितना वेलफेयर मेरी नागरिकता के हिसाब से मुझे कोई स्टेट सरकार दे सकती है, वो बताता है कि कितनी बढ़िया सरकार है, कि कितनी बढ़िया कंट्री है ना। कि एक्सीडेंट ऑफ बर्थ नामक चीज ना हो कि मैं अरे कहाँ पैदा हो गया, मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं यहाँ पर। सरकार उसका दिमाग में रखे, एक्सीडेंट ऑफ बर्थ नामक चीज ना हो। इसीलिए जॉन रॉल्स का होता है ना ये वाला कि पर्टिकुलरली कि वर्स्ट ऑफ रीजन एंड बेटर रीजन, ऐसे नामक कोई चीज होनी नहीं चाहिए। एक आप भारत में पैदा हुए, बढ़िया देश में पैदा हो गए हो, अब इसलिए कहीं मर्जी पैदा हो जाओ, हम उसका ध्यान रख रहे हैं। ओके, ऑन्द्रे बेते ये कहता है कि सर कि ना कहने मात्र से इक्वालिटी नहीं आती, आपको ना करने में भी करना पड़ेगा कि क्या करते हो इक्वालिटी लाने के लिए, तो उसके लिए स्टेप है ना। एंड डॉक्टर अंबेडकर कि सर ये ना, ये जो सच में कि सिर्फ पॉलिटिक्स भारत को कॉन्स्टिट्यूशन जोड़ के रखता है, से बियॉन्ड जाता है, समाज जुड़ता है एक दूसरे से कि आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग। लेट्स से इफ आई बिलोंग टू अ स्टेट जो कि ज्यादा पैसे कमाती है एंड वो बाकी स्टेट्स को कंट्रीब्यूट कर पाती है, यू फील लाइक अ कंट्री कि, एंड देन यू फील लाइक रिस्पॉन्सिबल फॉर योर अदर सिटीजन्स कि मैं इनके लिए कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूं। तो इसलिए सोशल डेमोक्रेसी का जन्म होता है। ओके, अब वो कह रहे हैं कि टैक्स जो डेटा है उसको पब्लिकली ट्रांसपेरेंट बना देंगे, बढ़िया बात है सर, है ना। इससे ना ट्रस्ट बढ़ता है, लेजिटिमेसी बढ़ती है स्टेट की, है ना। पब्लिक स्फीयर में जब आप डेटा देते हो तो लेजिटिमेसी बढ़ती है, स्टेट भी अपनी सिटीजन्स को अवेयर बनाती है, नॉलेजेबल बनाती है। फूको तो रादर बोलता है जब ऐसा करना शुरू करती है और स्टेट जब राइटफुल इंटेंट से काम कर रही होती है, स्टेट की पावर बढ़ती है, स्टेट का शक्ति और बढ़ जाती है, क्योंकि नाउ मोर सिटीजन्स दे नो व्हाट इज हैपनिंग एंड अकॉर्डिंगली वो स्टेट में अगर ट्रस्ट भी बढ़ता होगा तो स्टेट की पावर भी बढ़ सकती है। ओके, देन यहां पर है कि जो स्टेट का जो शेयर है ना, उसको नीड और परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाएगा। तो अब यहां पर देखो, यहां पर कि ना जो अनइवन डेवलपमेंट और जो स्पेशल इनइक्वालिटी है और जो डेमोग्राफी कहीं कहीं पे ट्रांजिशन हो रही है, तो ओवरऑल इन चीजों को दिमाग में रख कर ही हमें अपने पूरी पॉलिसीज बनानी होंगी। ग्रेजुअली हम चाहते हैं हमारा यूथ स्किल्ड हो, है ना, स्किल्ड हो, कंट्रीब्यूट करता हो, कि डिपेंडेंट ना हो, है ना, डिपेंडेंट ना हो। तो इसीलिए डेमोग्राफी किस तरह से हमारी कंट्रीब्यूट कर पा रही है उसको रिवॉर्ड करना जरूरी है। अगर नहीं कोई कर पा रहा है तो उसको पुश करना जरूरी है, भाई और पैसे कमाने हैं सेंटर से, प्लीज मेक योर डेमोग्राफी सच अ वे कि इसको और पैसा मिलता है सेंटर से। तो खुद तो कंट्रीब्यूट करेगी, डेमोग्राफी बेटर हो जाएगी, एट द सेम टाइम यू ऑल्सो स्टार्ट गेटिंग मोर मनी। एंड इन्वायरमेंट की बात है नीड वर्सेस मेरिट में, कि रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात यहां पे आ जाती है कि नीड तो है, ये सर परफॉर्मेंस भी है। गैप फिलिंग यहां पे हट गई है, तो गैप फिलिंग की बात जैसे दो ही एस्पेक्ट दिखते हैं मुझे इसके।
एक एस्पेक्ट तो अगर सर मैं ऑलरेडी वीक स्टेट था, मैं ठीक से काम नहीं कर पा रहा, आपने मुझसे और पैसा छीन लिया, मैं अब अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी कैसे दूंगा, है ना, जो स्टेट चला पा रहे थे मेरी संभाव कि आपसे थोड़ा पैसा मिल जाता था, कैसे होगा। तो इसीलिए जो थोड़ा सा ये ट्रैप में फंस सकते हैं, लो कैपेसिटी ट्रैप, कि सर मेरे पास ना लेट्स से बढ़िया किसी कॉलेज या स्कूल या कोचिंग में जाने का पैसा नहीं था, तो मेरे पास स्किल नहीं आ पाया। अब स्किल नहीं आ पाया तो मेरे पास पैसा नहीं है, अब मेरी अगली जनरेशन भी कैसे जाएगी। जैसे किसी के पास ठीक ठाक पैसे थे, वो बढ़िया कॉलेज स्कूल कोचिंग में चला गया बच्चा उसका, तो वो और स्किलफुल होता रहेगा अकॉर्डिंगली। तो वहीं पर ही जो हम मानते हैं कि कैपिटल मेरिट भी थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। इसको सरकार कैसे चाहती है टैकल करना, तो ये बताना पड़ेगा, है ना, कि दैट इज अ वेरी गुड आइडिया कि गैप फिलिंग, कि आपने नहीं पूरा किया तो आपको हम इस पे आपको कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करने वाले, प्लीज मेक इट हैपन। लेकिन रियलिटी तो मान के हमें पता चलना पड़ेगा ना। तो इसलिए अनइक्वल स्कूलिंग, हेल्थ और जो ओवरऑल डिसएडवांटेज जो परपेचुएट हो सकती हैं इससे, मतलब मेरे को ऐसा लगता है। ओके, है ना, जो ग्रांट्स हैं जो लोकल गवर्नमेंट्स की, उसकी बात है कि ना डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाता है, कि डिसेंट्रलाइज करो, कि आपके जो जनमानुस है, हम आम इंसान है, हम तो अपनी लोकल सरकार से पूछे बेटर नहीं है कि मैं कहाँ जाके सेंटर को पूछूंगा। मेरे भाई लोकल नेता है, मैं बढ़िया सड़क टूटी हुई है सामने मेरी ना, या फिर पानी बह रहा है सड़क पे, गंदी नाली बह रही है, मैं जाके कहाँ मैं पूछूंगा, जाके अपने प्रधानमंत्री से, मैं पूछूंगा अपने लोकल नेता से। तो इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है। लोकल नेता से पूछता हूँ, कहता मेरे पास पैसे नहीं है भाई, कहाँ से मैं कर दूँ कुछ, मेरे पास पैसे नहीं आते ऊपर से। तो इसीलिए जो फाइनेंस कमीशन बहुत पुश करता रहता है हमेशा कि पैसा आप लोकल गवर्नमेंट्स को दो, लोकल गवर्नमेंट्स को। लेकिन जो पॉलिटिक्स होती है वो पॉलिटिक्स कभी ऐसा होने देती नहीं है, क्योंकि उससे स्टेट गवर्नमेंट बहुत फीकी नजर आती है कि सेंटर डायरेक्टली लोकल के साथ जुड़ जाता है। ओके, तो पार्टिसिपेशन बढ़ती है। हर रोज की स्टेट है ना, कि मैं मेरी सड़क पे गुजरता हूँ सामने, और सामने मेरा पार्क मेंटेन है या नहीं, है ना, हर रोज की मेरी जो स्टेट से मेरा पाला पड़ता है, मैं सेंटर को नहीं बोल सकता ना। तो इसलिए लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करने के लिए बहुत सारे केसेस हैं। दुनिया भर में काफ़ी एम्पावर्ड होती हैं लोकल गवर्नमेंट्स, लेकिन भारत में बहुत पीछे है अभी। और इसलिए जो लोकल फंड्स बहुत बार एलीट कैप्चर कर लेते हैं। तो इसलिए भी लोकल जनता जब एम्पावर होगी तो ओवरऑल हम मान सकते हैं कि जनता की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होगी। अब जो बेसिक और परफॉर्मेंस में डिपेंडेंसी, जो बेसिक मैंने आपको बताया था, उसको दो पार्ट्स में तोड़ा गया कि एक तो अनटाइड है आधा, और बाकी जो आधा है दैट इज टाइड, है ना, वो बंधा हुआ है। किससे? सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से और वाटर मैनेजमेंट से। कि 40% तो आपको मिल जाएगा वैसे ही, दूसरा 40% तब मिलेगा जब आप सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट करोगे। बाकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है ओवरऑल इनकरेज करने के लिए कि स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट कितना बेहतर तरह से परफॉर्म करना चाहती है। ओवरऑल ना आइडिया इसका क्या है कि ऑडिटिंग इंप्रूव होगी, कि आपको जैसे होता है ना, मान लो सैलरी लेनी है, अच्छा आपका पैकेज है जी 1 लाख रुपए का, 80,000 तो आपको मिल जाएंगे, 40,000 तो पक्का मिलेंगे, बाकी 40 हैं कि अगर आपने ये कर दिखाया, ठीक है। देन अगर आप बाकियों से बेहतर रहे, और है ना, बाकी लोग भी तो कर ही रहे हैं, बाकियों से बेहतर रहे तो आपको 20,000 और एक्स्ट्रा, है ना। तो इंसेंटिवाइज कर रहे हैं टू बीट अदर्स, हाँ, टू बिकम बेटर। ओके, देन यही गवर्नमेंटैलिटी इंप्रूव होती है इससे, कि डिसिप्लिन आता है, इंडिकेटर्स बेटर हो जाते हैं। कि इसीलिए ना रूल थ्रू स्टैंडर्ड्स है, ये बहुत बढ़िया वर्ड है कि लेट अस रूल थ्रू स्टैंडर्ड्स। अपने स्टैंडर्ड्स बढ़िया करते हैं सर, कर लो कंपेयर, मेरा बेस्ट है यहाँ पे जो मेरा शहर है ना, हवा पानी ये वो पार्क्स मेरे सबसे बेटर है ना। तो रूल थ्रू स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, नॉट रूल थ्रू लॉ, कि नहीं करोगे तो पिटाई होगी। स्टैंडर्ड है सर, मैं स्टैंडर्ड मेंटेन करता हूँ बिकॉज आई स्पेंड मनी, है ना, परफॉर्मेंस मेरी बेटर है। तो लेकिन कैपेबिलिटी गैप्स यहाँ पर इनइक्वालिटी क्रिएट कर सकते हैं। कि दो चीज़ें होती हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक होती है कैपेसिटी, कि मेरे पास तो सर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। दूसरा मेरे पास स्किल भी नहीं है। स्किल होती है कैपेबिलिटी, कि सर जो बंदा है मेरे पास जो लोकल। अब ना एक बात मुझे बहुत सही लगती है कि जैसे बहुत सारे जो स्टेट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, जो स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम्स हैं, ये वाले जो एग्ज़ाम्स होते हैं ये पर्टिकुलरली अब यूपीएससी लेवल होने शुरू हो गए हैं, है ना। बहुत से बच्चों को हम पढ़ाते हैं यूपीएससी लेवल, तो वो स्टेट के एग्जाम में टॉप करते हैं। कारण पता क्या है? क्योंकि ना जो स्टेट के एग्जाम्स अब चाहते हैं कि ना उनको बेटर कैंडिडेट पूल मिले, तो वो यूपीएससी के साथ अलाइन होते जा रहे हैं। यूपीएससी में बढ़िया कैंडिडेट्स आते हैं, तो अब वो यूपीएससी कैंडिडेट्स जब अब मान लो यूपीएससी में नहीं हुआ तो स्टेट्स में जाएं, स्टेट्स को सर्व करें। तो इसलिए कैंडिडेट पूल बेटर होता रहता है, कि कैपेबिलिटी इंक्रीज होती है स्टेट्स के कैंडिडेट्स की जब वो यूपीएससी लेवल पे जब प्रिपेयर कर लेते हैं। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, है ना। ओके, देन लार्ज पार्ट ऑफ लोकल फंड्स है वो वाटर, सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट से जो होगा, अगर आपका जो उसके साथ टाइड होगा उसके साथ आप काम करोगे, पैसा मिलता रहेगा, मिलेगा उसी के बेसिस पर। तो हेल्थ, है ना, और जो फीमेल्स के पर्सपेक्टिव सोचो,
जिनको डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है सैनिटेशन और उससे, कि अगर मेरे आसपास गंदा पानी वगैरह आ रहा है, मुझे पानी अपने बच्चों के परिवार के लिए, क्योंकि समाज ने ये ड्यूटी तो औरत को ही दी है ना कि पानी वगैरह भर के लाओ ये वो एक्सेट्रा। तो मैं अपने, मान लीजिए मैं स्लम में रहता हूँ, है ना, वहाँ पे हालात बहुत ही पहले ख़राब है, बच्चे मेरे जो अच्छे हालात में नहीं रहते, तो बीमार रहते हैं बहुत ज़्यादा, मुझे उसका ध्यान रखना पड़ता है, घर का काम भी करना है। उसके बाद पानी भी अगर गंदा आ रहा है तो दूर से भर के लाओ कहीं से, क्योंकि साफ़ पानी देना है बच्चों को। तो इसीलिए ना ये औरतों पर डबल बर्डन होता है जब ये सैनिटेशन ये वो ठीक से काम नहीं करते। तो देर आर केसेस कि जब सैनिटेशन सही नहीं है तो विमेन दे सफर अ लॉट ऑफ किडनी केसेस, उनकी किडनीज खराब हो जाती हैं, क्योंकि वो बहुत बहुत देर तक वो अपने यूरिन को होल्ड रखती हैं कि जा नहीं सकते, क्योंकि बहुत दूर जाना पड़ेगा अगर सही से जगह पे जाना है, साफ जगह पे जाना है, अदरवाइज यूटीआई ये वो एक्सेट्रा। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, सिंपल आइडियाज कि आप अपने घरों में वगैरह में विटनेस करते होंगे। सैनिटेशन जब भी समाज की खराब होगी सबसे पहले विमेन सफर करती हैं। ओके, तो इसलिए ये फेमिनिस्ट एंगल बहुत रियल होता है कि अगर आपके वर्क प्लेस पे वॉशरूम नहीं है ना, वो मेल तो वगैरह फिर भी कहीं कहीं आपको देखोगे कहीं चले गए, फीमेल नहीं जाती। एंड इसीलिए किडनी के से जुड़े हुए केसेस बहुत दिखते हैं। विमेन एंड विमेन से भी ऊपर हैं ट्रांसजेंडर्स, ट्रांसजेंडर्स अलग तरह से इसको सफर करते हैं, चलो है ना, उस पर बात करेंगे कभी। तो अनपेड लेबर, टाइम पॉवर्टी, है ना, टाइम पॉवर्टी बढ़ जाती है कि सर मेरे पास पहले ही काम इतना घर का था, ऊपर से पानी लेने दूर जाओ, बच्चा बीमार हो गया क्योंकि साफ सुथरा नहीं है, तो डबल टाइम की बिल्कुल एकदम किल्लत हो जाती है, फुल टाइम पॉवर्टी आ जाती है। यूपीएससी ने इस बार मेंस में GS1 में सवाल पूछा था टाइम पॉवर्टी पर, इंपॉर्टेंट टर्म है इसलिए डाल रहा हूँ यहाँ पर। ओके, ऑटोनॉमी और स्टैंडर्डाइजेशन का फर्क यहाँ पे मान सकते हैं कि स्टैंडर्डाइज करते हैं यार, कुछ चीजें में हैं जो बुनियादी एक इंसान को, एक सिटीजन को मिलनी चाहिए, मिनिमम स्टैंडर्ड्स, है ना, ताकि ऐसा ना हो कि मैं किसी बढ़िया जगह पे रहता हूँ बेकार जगह पे। सब जगह सर ये तो मिलता ही मिलता है, हमारे देश में ये बेसिक मिलेगा मिलेगा। देन अर्बनाइजेशन और जो वेस्ट वाटर सिस्टम्स को इंकरेज करने की बात है, पर्टिकुलरली क्योंकि हमारे जो शहर हैं बहुत माइग्रेशन विटनेस कर रहे हैं, चाहे वो पुश फैक्टर हो चाहे पुल फैक्टर हो, दोनों चाहे एक ही कॉइन के दो पहलू हैं कि पुश और पुल हो, है ना, बढ़िया तरीके से हम अपने अर्बन एरियाज को मैनेज करें। अभी ना हैपहैज़र्ड ग्रोथ है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है, और रहने को हवा, जो पानी नहीं है, रहने को जगह नहीं है, पीने को पानी नहीं है, जो सांस लेने को हवा नहीं है ना, तो इसको बेटर करने का आइडिया है कि कैसे वेस्ट वाटर अर्बनाइजेशन को और बेहतर बनाया जाए, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करें। तो इस बार जो ये फोकस है ना, जो अर्बन जो इंफ्रास्ट्रक्चर लाइफस्टाइल पर, ये बहुत बढ़िया है। और जो टॉक्सिक इनइक्वालिटी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर किसी अमीर इलाके में घुस जाओ, लगता है क्या ही जिंदगी जी रही है, तो एंड सडनली आप किसी थोड़े से रिलेटिवली मिडिल क्लास या लोअर गरीब क्लास इलाके में जाओ जहाँ पे हम सब रहते हैं मोस्ट लाइकली, क्या ही वहाँ पे लग रहा है क्या हो रहा है यार, है ना, सड़कें भी ठीक ठाक से मेंटेन नहीं है वो एक्सेट्रा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज रियली इन शैम्बल्स। कि पानी कभी अमीर इलाके में पानी गंदा नहीं आता, है ना, ऐसा नहीं होता कि गंदा पानी घुस रहा है वहां पर या गंदा पानी नल में घुस रहा है। अगर एक केस मुझे याद है बैंगलोर में अमीरों की गली में एक बारी वो फ्लड आ गया था, पूरा नेशनल न्यूज थी कि अरे अरे ये वाले जो जगह पे भी आ गया, गरीब के घर में तो रोज ही पानी घुसा होता है। तो इसीलिए जो ये टॉक्सिक इनइक्वालिटी है ना, ये टॉक्सिक इनइक्वालिटी, इसको कम करने की बात है, ये बार बार बात हो रही है, विच इज अ ग्रेट थिंग। इस पे बहुत ज़्यादा डिबेट्स हुई हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है इससे, है ना, तो सरकार करेगी इस पे एक्शन। देन टाइमली ट्रांसफर मिलना चाहिए लोकल बॉडीज को, है ना, क्योंकि ब्यूरोक्रेट होता है ना, वो गेट कीपर है, बैठा रहता है कि नहीं नहीं जब तक ये साइन नहीं होगा नहीं करूंगा। अरे वहां लोग जूझ रहे हैं नीचे, साफ पानी नहीं मिल रहा है, साफ हवा नहीं मिल रही, तो ब्यूरोक्रेट बैठा है, जब होगा। आप सड़क पे देखते हो क्या कि सड़क पे एक गाड़ी चल रही है लेकिन अरे ये वो आगे क्या लगा, रोड क्लोज्ड, क्योंकि PWD वाले साहब काम कर रहे हैं धीरे धीरे। ब्यूरोक्रेट ना अपनी मस्ती में चलता है, ब्यूरोक्रेट को बस कानून पूरा होना चाहिए कि ऊपर साहब मेरे को कोई गाली ना निकाल दे, जनता थोड़ी साइडलाइन हो जाए, भाड़ में जाए, ज्यादा टेंशन नहीं होती। तो इसीलिए ब्यूरोक्रेटिक गेट कीपिंग को पुश करने के लिए, भाई हाँ ठीक है साइंस हुई ये वो सब कुछ करवाओ, लेकिन स्पीड से करो, काम तेजी से ही करना होगा, नहीं करोगे तो पेनल्टी पड़ेगी, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो कि लोकल गवर्नमेंट को अपने चीजें पहुंचानी थी। तो इसलिए इंस्टीट्यूशन पे ट्रस्ट बढ़े, प्रेडिक्टेबिलिटी बढ़े, इस पर काम हो रहा है। अंत में डिजास्टर रिस्पांस और उसको रोकना, है ना, कि डिजास्टर पहले हो ही ना, अगर हो जाए तो रिस्पांस बेहतर आ जाए हमारा। तो इसलिए इसको डेटा रिपोर्टिंग से, क्योंकि हीट वेव्स, लाइटनिंग, भारत में इतने सारे लोग बिजली गिरने से मारे जाते हैं, है ना, तो यही मैं चाह रहा था बात बताना कि ये जो उल्रिक बेक ने हमें बताया रिस्क सोसाइटी, कि ये मैटर नहीं करेगा आप कितने अमीर हो कितने गरीब हो, ये बहुत मैटर करेगा कि आप रिस्क से कितना ज्यादा बच सकते हो। कि आप क्या ऐसी जगह पर रहते हो क्या जहाँ पे बाढ़ आ जाते है कभी भी, क्या ऐसी जगह पर रहते हो क्या कभी भी गंदा पानी आ जाता है, ऐसी जगह पर रहते हो क्या कभी भी कोई गाड़ी बीच में आके बीच में मार दे और लोगों को मार दे, है ना। नहीं सर, मेरा तो गेटेड कम्युनिटी है सर, हमारे तो बिल्कुल वो साफ सुथरा पानी आता है सर। तो रिस्क कितना अवॉइड कर सकते हो उस पर डिपेंड करेंगी हमारी मॉडर्न सोसाइटीज, कि
आप बहुत अमीर हो लेकिन गंदा पानी, गंदी हवा, सड़कें एकदम कंजेस्टेड हैं, ऐसे जी रहे हो अगर, है ना, तो आप कोई खास लाइफस्टाइल नहीं जी रहे। तो इसलिए उल्रिक बेक लिखते हैं, है ना, 1980s में जब ये अंत में किताब लिखते हैं, मॉडर्न वर्ल्ड में आप कितने रिस्क को अवॉइड कर सकते हो वो डिफाइन करेगा कि आप हायर क्लास हो कि नहीं, है ना। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि डिजास्टर रिस्पॉन्स मिटिगेशन कितना रैपिडली कर सकते हैं, ताकि रिस्क सोसाइटी हमारा जो बहुत वाइडली जो लोग हैं जो हाई रिस्क में रहते हैं उसको अवॉइड कर पाए, उसको उससे बेहतर जिंदगी ले पाए। बस मेरी यही कोशिश रहती है कि हर चीज़ पे ना एक थोड़ा सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट आएगा। पहले तो देखो कि थोड़ा स्टैटिक मजबूत होता है, बार बार वर्ड सुनोगे, उल्रिक बेक, रिस्क सोसाइटी, वेबर, लेजिटिमेसी, है ना, एक्सेट्रा, तो वैसे ही कॉन्सेप्ट मजबूत होते हैं। लेकिन चीज़ों को जब तक ना सिस्टमैटिक तरीके से कंप्लीट नहीं करते, ये तो चलो कितने आधे घंटे का लेक्चर होगा, है ना, 30 मिनट हुए अभी, तो आप हर रोज यू स्पेंडिंग टाइम एंड यू कवरिंग लेक्चर्स, तो जो सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट आती है वो क्लासेस में आती है, पक्का ही आती है। एंड दैट इज वाई कोचिंग सेंटर्स एग्जिस्ट, एंड दैट इज वाई टचवुड लाइक वी बीन एबल टू प्रोड्यूस सो मेनी गुड रैंक्स, कि सिस्टमैटिक तरीके से कवर करते हैं। लगना पड़ेगा एफर्ट। तो इसलिए बैच 3 है जो 2027 का शुरू हो गया, जिसमें मैंने तो कोशिश की है बस कि जो हमारे एग्जाम के लिए लेवल रिक्वायर्ड है वो आपको मिले, पेपर आपका चेक हो, डाउट आ रहा है टेलीग्राम हो, मेंटर चाहिए मेंटर मिले। तो इसीलिए इसी के हिसाब से ही बैच बनाए हैं, एंड आई रियली वांट टू डबल डाउन ऑन दिस कि अगर आप एक बार स्लीपी पे आओगे, एटलीस्ट आपको ये पता होगा कि किस लेवल पे चीज़ आ रही है, खुद को पुश कर लोगे, रैंक निकाल दोगे, खुद को पुश कर लोगे कि कंटेंट में कमी नहीं हो सकती कि सर मैं तो सर बहुत मेहनत करना चाहता था, टीचर ने नहीं पढ़ाया, ना ना ना, यहाँ पे कंटेंट पे कोई कम नहीं है, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो प्री हो, चाहे वो मेंस हो, है ना। तो ओवरऑल सिस्टमैटिक तरीके से कवर होती है। इट टेक्स टाइम, है ना, इट टेक्स टाइम। तो टाइम लगाओ ना यार, दिन में 2-2 घंटे लगाओ। 2027 की प्रेप कर रहे हो अगर, 2-2 घंटे दिन के लगाओ, एंड अप्रॉक्सीमेटली आने वाले 4 महीने में सोशो खत्म हो जाती है, सोशो खत्म हो जाएगी, जीएस पे टाइम लगा दो बस, है ना। ये करना पड़ेगा। बाकी हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसका पार्ट बनो, एंड अगर लेट्स से स्टिल अनडिसाइडेड तो वाईटी पे लेक्चर दे सकते हो। हमारे वाईटी लेक्चर दे आर वेरी वेरी सॉलिड, दे बिल्ड यू सॉलिड फाउंडेशन। तो 40-44 आवर्स के आसपास के हैं, ये 44 घंटे के आसपास के हैं। लेकिन जो हमारा पेड बैच है, इट इज अगेन आई वांट टू टेल यू, इट इज अ रिकॉर्डेड बैच, इट इज अ रिकॉर्डेड बैच। इसको बहुत बच्चे ज्वाइन करते हैं। रिकॉर्डेड बैच है, स्पीड से चलता है। स्पीड मतलब कि आप इसको साथ साथ पढ़ो, उसके बाद उसमें टेस्ट लिखो, सबमिट करो, उसको चेक करवा के, है ना। चैप्टर खत्म हुआ, टेस्ट आ गया, चैप्टर खत्म हुआ, टेस्ट आ गया, कि थोड़ा बहुत मैं चाहता हूँ आप लिखोगे तभी ही कम्युनिकेट कर पाओगे कितना आता है आपको। तो इसीलिए कंटेंट जितना हमें यूपीएससी के लिए रिक्वायर्ड है, कंटेंट है यहाँ पर, टेस्ट रिक्वायर्ड है, डाउट्स रिक्वायर्ड है, तो इसका पार्ट बनो। बैच 3 शुरू होने वाला है, और उसकी अभी आने वाले दिनों में एक मेरी जो ओरिएंटेशन क्लास है 7 फरवरी को। तो इसीलिए आप यहाँ पर जो डाउट रिजॉल्व करवाओ अपने, ओवरऑल टेलीग्राम पे मेंटर से जुड़ो, सब कुछ में। आई रियली वांटेड टू वर्क हार्ड, एंड एक अगर सोच लिया ना यूपीएससी निकालने का, तो यूपीएससी लेवल पर आना होगा, ऐसे ही हवा में नहीं क्लियर हो जाता है, एफर्ट करना पड़ता है। एंड मैं आपको इसलिए चाहता हूँ कि आई जस्ट वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट 300 डेज डूइंग एक्सट्रीमली फोकस्ड हार्डवर्क करो, चीज़ें मिलती हैं, ऐसे ही बनते हैं धीरे धीरे ग्रेजुअली। और ये मेरी कोशिश थी आपको थोड़ा सा जो फाइनेंस कमीशन के बारे में बताना एंड थोड़ा सा जो उसमें सोशोलॉजी समझाना, लेकिन मैंने फिर भी करते कराते यहाँ पर जो पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। ये चार्ट दिमाग में पक्का रखना, प्री में पूछी जाती हैं चीज़ें, है ना, कंपैरिजन। उसके प्रीवियस वाला भी मैंने राजा बता दिया, पिछले जो 5 फाइनेंस कमीशन में क्या था। कुछ भी चीज़ और जाननी हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो, है ना। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचने की। क्वालिटी कंटेंट है, क्वालिटी कंटेंट बच्चों को जितना जल्दी मिलेगा उतना जल्दी वो रैंक की तरफ बढ़ेंगे, हमारी बस यही कोशिश है। ऑलराइट दोस्तों, चलिए मिलेंगे अपने अगले वीडियो में बहुत जल्द। बाय बाय, टेक केयर।